वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के मिलिट्री साइंस अर्थात सैन्य विज्ञान के पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 के पाठ्यक्रम पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मींस सिलेबस के बारे में देखेंगे। सिलेबस कैसा, तो सिलेबस होगा 2021 का न्यू पैटर्न वाला, अर्थात न्यू सिलेबस होगा आपका 2021 का। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे हम पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 के सिलेबस को देखेंगे हम आज की वीडियो में। सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान को अंग्रेजी में हम मिलिट्री साइंस के नाम से जानते हैं। यह बात आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 1 का नाम क्या है। अंग्रेजी में बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर्ट ऑफ वार इन इंडिया, और ब्रैकेट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर अप टू 1947। मतलब यहाँ पर इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में युद्ध कला, भारत में युद्ध कला, कैसी युद्ध कला, कब तक की युद्ध कला और किस प्रकार की युद्ध कला, इसी के बारे में हमको इस पेपर के अंतर्गत चर्चा करनी होती है। और कब तक, तो 1947 तक जो हमारे भारत में युद्ध कला थी और युद्ध के बारे में जो हमारे संगठन थे या हमारे जो युद्ध हुए उसमें किन किन नीतियों का प्रयोग किया गया, किन किन विधियों का प्रयोग किया गया, जिससे जो है तमाम सारे जो है लोगों ने जीता युद्धों को। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इस युद्ध नीति का प्रयोग किया तो जीते, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इस युद्ध किसी मतलब चाहे जिस भी युद्ध नीति का प्रयोग किया हो तो बहुत सारे लोग पराजित भी हुए हैं। तो इसी प्रकार से दोनों मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। मोटी मोटा अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत पूरे पेपर का सिनेरियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्त। और चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड आपके इस चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो प्लीज़ अगर आपको सिलेबस पढ़ना हो या मॉडल पेपर पढ़ना हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना हो तो आप अभी नीचे दिए गए लाल बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप टच करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ सोशियोलॉजी या फिर अन्य भी कोई सब्जेक्ट हो उससे संबंधित लाइव क्लासेस आपकी उपलब्ध है और लाइव क्लासेस हो रही हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सैन्य विज्ञान के सिलेबस के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। मैं पहले बताना चाहता हूँ तो भारत में युद्ध कला कैसी थी 1947 ईस्वी तक, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब 1947 तक मतलब कि भारत की आज़ादी के समय तक, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक की युद्ध कला, युद्ध नीति, युद्ध विधियों के बारे में हमको पढ़ना होगा। बहुत सारे युद्ध हुए, उनकी युद्ध नीतियों के बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसे बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो घटित हुआ था, उसमें हम देखेंगे बाबर ने कैसे युद्ध किया था, तीन तरफ से कैसे घेरा था, और इस प्रकार से ये सारी विधियां इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति यह इन विधियों को, इन नीतियों को पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं पे वह व्यक्ति मिलिट्री में जाने के योग्य हो जाता है। मतलब उसको सैन्य के बारे में, सेना के बारे में मोटी मोटा जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत यानी एशियंट इंडिया, उत्तर प्राचीन काल, ये यूनिट 2 में है आपका। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, यूनिट 4 में पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आइए आपके सामने सिलेबस मैं प्रस्तुत करता हूँ। सिलेबस मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में होगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ही सरल शब्दों में आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल इसमें किसी बात की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही आसानी से सारे मुद्दे को समझाऊंगा और आपके माइंड तक पहुंचाना मेरा कार्य है। बस मुझको आपको क्या करना है, लिसनिंग एंड वाचिंग, मतलब हमको सुनना है और इस मतलब जो यहाँ पर फ्रंट पेज पे दिख रहा है इसको आपको देखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। फटाफट से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करिए, क्योंकि वीडियो में मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत करता है। आपकी परीक्षा में, आपकी परीक्षा तक मैं आपके साथ निभाऊंगा। और इस प्रकार से 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो आ गई नहीं, आ गया। कौन आ गया? शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल आ गया। मतलब आपको भव सागर की नैया जो होगा पार करवाएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट। आपका प्यार दुलार बना रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपका सिलेबस बिल्कुल फ्री में, पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, बड़े ही आसानी समझिएगा। आप मुझे अपना समय देंगे, आप मुझे समय दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। क्या? आप मुझे समय दो, मैं आपको क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा। यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बीए प्रथम और सैन्य विज्ञान सिलेबस पेपर 1 आर्ट ऑफ वार इन इंडिया अप टू 1947, मतलब भारत में युद्ध कला 1947 ईस्वी तक। अब इसमें आपका सिलेबस जो है 4 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई में हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत में सारी चीज़ें कैसी थी, यानी एशियंट इंडिया में किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। इंग्लिश और हिंदी किसी भी माध्यम के छात्र एवं छात्राएं हों, इस वीडियो को देखने से आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। यूनिट 2 में यानी इकाई 2 से में आपका उत्तर प्राचीन काल यानी लेट एशियंट पीरियड के बारे में हम चर्चा करते हैं। देन इसके बाद में हम यूनिट मतलब 3 में प्रवेश करते हैं, यानी इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। और इकाई 3 में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय मध्यकालीन भारत आपका आ जाता है। मध्यकालीन भारत को अंग्रेजी में मिडवेल इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी जानकारी कुछ ना कुछ होगी। तो इतिहास और मिलिट्री साइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ओके। और जब इकाई 4 में हम प्रवेश करते हैं तब तक आधुनिक भारत आ जाता है। और आधुनिक भारत की शुरुआत लगभग 1600 ईस्वी से कोई मानता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का जैसे आगमन होता है वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। या मुगल साम्राज्य के पतन से अर्थात 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्त आपका आधुनिक भारत। तो कहीं ना कहीं पे आपको प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक अर्थात एशियन टू मॉडर्न आपको युद्ध नीतियों के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। बात कर लेते हैं यूनिट 1 के अंतर्गत और भी बहुत चीज़ें वर्णित हैं, उन चीज़ों में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया में आपको 3 चैप्टर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे ABC। अब यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं और उन 3 चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज। अब वैदिक किरा एंड एपिक एज, वैदिक एज क्या होता है, यानी वेदों के समय जब हमारा वैदिक काल चल रहा था, एशियंट पीरियड में अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा मतलब प्राचीन इतिहास लिया होगा तो प्राचीन इतिहास में जब आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में एक आता है वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। इस सारे के काल के बारे में इन एजों के बारे में आप पढ़ते हैं, इन एज के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो उस एज में जो सैन्य व्यवस्था थी वह कैसी थी, उसके सैन्य नीतियाँ कैसी थी, सैन्य विधियां कैसी थी, इसके बारे में हमको जानकारी यहाँ पर लेनी होगी। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं किसी बात में प्रवेश करता हूं तो प्राचीन भारत में जो सैन्य विज्ञान का आशय है उसको समझेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। उसमें हम कैप्टन BN मालीवाल के शब्दों में सैन्य विज्ञान की परिभाषा समझेंगे, मेयर RC कुलश्रेष्ठ के शब्दों में समझेंगे, मेयर श्यामलाल के अनुसार देखेंगे। साथ ही साथ हम जो है मिस्टर बाबेल के अनुसार समझेंगे, कैप्टन MP वर्मा के अनुसार समझेंगे, गार्नर महोदय के अनुसार समझेंगे, जनरल फुलर के अनुसार समझेंगे, लल्लन जी के द्वारा हम समझेंगे, लल्लन सिंह जी के द्वारा समझेंगे, डॉक्टर हैं जो कि मेजर श्यामलाल के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो इन सभी लोगों के बारे में हम समझेंगे इन्होंने किस प्रकार से राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी। यह आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, तो फर्स्ट चैप्टर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा मैं। और साथ ही साथ मॉडल पेपर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ता है कि प्राचीन भारत में युद्ध कला कैसी थी, हालांकि आपके हर सिलेबस में ये होता है, हालांकि मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप इसको अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा, ओके। चले, तो मिलिट्री सिस्टम यानी उस समय मिलिट्री सिस्टम कैसा था, किस समय का, तो जब वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल में मिलिट्री सिस्टम कैसा था, उस समय सेनाएं कैसी थी वैदिक काल में। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक एज मतलब यहाँ पे ये देखिए वैदिक लिखा है, यहाँ पे वैदिक मतलब होता है वैदिक काल, और एपिक एज मतलब होता है, एपिक मतलब होता है महाकाव्य। अब महाकाव्य क्या थे, बहुत सारे महाकाव्य रचे जा रहे थे, महापुराणों की रचना हो रही थी, बहुत सारे काव्य लिखे गए, महाशकुंतलम हुआ या फिर बहुत सारे काव्य लिखे जा रहे थे। उस समय संस्कृत भाषा में महापुराणों की रचना होनी प्रारंभ हो गई थी। तो उस काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, वहां पर राजाएं किस नीतियों का प्रयोग करके युद्ध किया करते थे, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है। मतलब जनरली पढ़ना होता है, विस्तार से नहीं पढ़ना होता है, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे उसको, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे। चैप्टर 2 में प्रवेश करते ही हम बोर्ड डिवीजन ऑफ जो है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात सशस्त्र बलों का व्यापक विभाजन किस प्रकार से है उसके बारे में समझेंगे। अर्थात सशस्त्र बल यानी
जो सेनाएं होती हैं उनमें किस प्रकार से विभाजन करते हैं हम, कौन कौन सी सेनाएं होती है, जैसे आज जल थल और जो है वायुसेना आप देखते हैं, उसी प्रकार से उनका विभाजन हम देखते हैं दूसरे चैप्टर के अंतर्गत। तीसरे चैप्टर में मेरे प्यारे दोस्तों कौटिल्याज फिलोसॉफी ऑफ वार, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्ट ऑफ वार, मतलब इसका क्या है, कौटिल्याज कौन है, कौटिल्य भैया आपको पता होगा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, तो उन्हीं चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। तो उन्होंने कौटिल्य ने बहुत सारी नीतियां हैं, उनके जो विचार फिलोसॉफी, मतलब अगर मैं बताऊं फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के आपका फिलोसॉफी बना होता है, और फिलोसॉफी का जनरली मतलब अगर यहाँ पे लिया जाएगा तो विचारों से लिया जाएगा सॉरी। तो कौटिल्य के अर्थात चाणक्य के विचार क्या थे, किसके बारे में, आप वार मतलब युद्ध के बारे में कौटिल्य अर्थात चाणक्य के विचार कैसे थे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे संगठन रहते थे, संस्थाएं कैसी होती थी युद्ध करने वाली, अर्थात सेनाओं का जो संगठन होता था वह कैसे होता था, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। साथ ही साथ आर्ट ऑफ वार मतलब युद्ध की कला के बारे में उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ेगी चैप्टर 3 के अंतर्गत। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम इकाई 2 में प्रवेश करते हैं, और बड़े ही आसानी से इकाई 2 में प्रवेश करके हम मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं क्या, लेट एशियंट पीरियड। क्या हमने बताया, लेट एशियंट पीरियड मतलब उत्तर प्राचीन काल। जब किसी शब्द के आगे उत्तर लग जाए मतलब उस काल के बाद, तो उत्तर प्राचीन काल, किस काल के बाद, प्राचीन काल के बाद, क्योंकि प्राचीन काल के पहले क्या लगा है, उत्तर लगा है, इसलिए उत्तर का तात्पर्य होता है उसके बाद वाला काल। और पूरब का मतलब होता है अगर किसी शब्द के आगे पूरब लगा हो उसका मतलब उसके पहले जो बीत चुका है वह। ओके, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। अब हम जब इकाई 2 में प्रवेश करते हैं, इकाई 2 का पहला चैप्टर आपका होता है क्या, डिक्लाइन ऑफ चैरिटीज। क्या इसका मतलब क्या होता है, मतलब चैरिटीज या फिर जो भी इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें प्रोनाउंस जो होता है इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती करने में भी, और शायद मैं उतना कर भी नहीं पाता हूँ, जो बोलना है साफ साफ आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें पढ़ाने में। बाकी कोई सब्जेक्ट हो मैं 4-6 दिन 10 दिन उस पर फोकस करता हूँ, और पूरी की पूरी आपकी बुक्स जो होती है पूरा मैं पढ़ लेता हूँ, और एक बार पढ़ने के बाद में मैं सारी के सारी को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाता हूँ आप लोगों की कृपा से। तो इसीलिए मैं वही सब्जेक्ट चुनता हूँ जो सब्जेक्ट मेरे लिए जो है कंफर्टेबल हो और जो मैं पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए आपको पता हो जितने भी जीके के सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी करता था तो उसमें सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पे पढ़े लिखे हैं, तो एक बार बस देखना रहता है, बस आपको तुरंत बताना रहता है। बाकी जो बीए होता है, बीए के हमने गहन अध्ययन की, और इसमें हमने गहनता से अध्ययन किया। प्रीवियस ईयर के आपके पेपर सेट लगाता हूँ, उसके बाद में सभी रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने आपकी आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो डिक्लाइन मतलब क्या होता है, डिक्लाइन मतलब होता है पतन। क्या होता है, डिक्लाइन मतलब होता है पतन। ओके, तो किसका पतन भैया, रथ का जो, यानी कि जो पहले रथ से युद्ध हुआ करते थे, रथों से युद्ध होते थे, मतलब रथ पे लोग जाते थे युद्ध करने के लिए, तो रथों का पतन कैसे हुआ। एंड राइज टू जो है क्या लिखा है, कैवलरी। तो कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार, तो घुड़सवार मतलब घोड़ों पर सवार होकर के लोग लड़ने लगे, रथ का त्याग होने लगा, रथ का पतन होने लगा, मतलब जो रथी होते थे, जो रथ से युद्ध करने जाते थे, उनका पतन होने लगा। और किस प्रकार से जो है उदय हुआ किसका, घुड़सवारों का कैसे उदय है, घोड़े वाले सैनिक अधिक मात्रा में आए, तो उसको देखेंगे हम कि किस प्रकार से हुआ। ये सब किस में होगा, तो लेट एशियन पीरियड में, मतलब उत्तर प्राचीन काल में। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है राजपूत मिलिट्री सिस्टम, अर्थात राजपूतों का जो मिलिट्री सिस्टम था, जो आर्मी सिस्टम था, वह कैसा था, यानी सेनाएं उनकी कैसी हुआ करती थी, उनकी क्या नीति थी, उसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। उसके बाद में सी के अंतर्गत बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन मतलब होता है तराइन का युद्ध। अब तराइन के मेरे प्यारे दोस्तों 2 युद्ध आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो 1991 में हुआ था, एक 1952 ईस्वी में हुआ था। तो 1951 ईस्वी और 1991 और 1992, 51 में से निकल गया, सॉरी उसके लिए, 1991 और 1992 ईस्वी में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ध्यान रखेंगे तराइन के युद्ध में मेरे प्यारे दोस्तों, तराइन का युद्ध जो हुआ था, कहीं ना कहीं पे मोहम्मद गौरी जो हुआ था, पहले आक्रमण करता है पृथ्वीराज जो है तृतीय पर। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो जाना जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय वो है मुख्य रूप से। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और उसमें क्या होती है, मोहम्मद गौरी जो होता है उसकी हार होती है। फिर मोहम्मद गौरी जो होता है वह प्लान बनाता ही रहता है, तब तक इधर जयचंद जो होते हैं, जयचंद भी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज से रुष्ट रहते हैं, और एक जो है कहीं पर इनकी कुछ हरण वगैरह का मामला था। हालांकि जब मैं वहाँ पर चर्चा करूँगा तो बताऊँगा किसका हरण था, उनकी बहन या फिर उनकी कहीं से कुछ
कुछ हरण कर लाए थे पृथ्वीराज चौहान, उसी को लेकर के जयचंद बहुत दुखी था। वल्लभ जयचंद बहुत जो है गुस्सा हो गया था पृथ्वीराज जो है चौहान के प्रति, और वह मन ही मन क्या करता था, इनके प्रति आक्रोश की भावना रखता था, और कहीं ना कहीं पे वह प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वीराज के चौहान के सामने आकर के लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए जयचंद ने क्या किया था, जयचंद ने हाथ मिला लिया किससे, मोहम्मद गौरी से, और मोहम्मद गौरी से हाथ मिला करके कहीं ना कहीं पे तराइन के द्वितीय युद्ध में आक्रमण हुआ। उसके अंदर पृथ्वीराज जो है जो चौहान थे, तृतीय चौहान थे, उनकी पराजय निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई 3 में हम पहुंचते हैं। इकाई 3 में पहुंचने के बाद में हम मेडिवल इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। मेडिवल मतलब मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश कर जाते हैं। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे इन्वेजन। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण। क्या? आक्रमण। इन्वेजन मतलब आक्रमण। आप मतलब काकी के, तुर्क से मतलब होता है तुर्क, तो तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण क्या हुआ? बेटल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 700 के आसपास, जो है 1000 के आसपास हुआ था। हालांकि जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, महमूद गजनबी जो था भारत को लूटने के चक्कर में आया था, भारत में वह लूटपाट के चक्कर में आया था, और कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। तो उस युद्ध के बारे में हमको बेटल ऑफ सोमनाथ के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ जो है दूसरे चैप्टर में हम प्रवेश करते हैं, और मुगल जो है उसके बाद में मुगल के बारे में पढ़ते हैं। मुगल मिलिट्री सिस्टम, अर्थात जो मुगलों की मिलिट्री सिस्टम थी, अर्थात सैन्य नीति थी, वह कैसी थी। मुगल वंश कब 1526 ईस्वी में जब बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया जाता है किसको? इब्राहिम लोदी को। और लोदी डायनेस्टी यानी कि जो लोदी वंश होता है यहीं से डिक्लाइन हो जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। और जब उसका पतन होता है वैसे ही मुगल साम्राज्य का उदय होता है, और मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर आकर के गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके वह क्या करता है? शासन करता है। और वहाँ से लोदी वंश अर्थात दिल्ली जो डायनेस्टी होती है उसका समापन होता है, और मुगल वंश का उदय होता है। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस समय मुगल सिस्टम में एक व्यवस्था बड़ी फेमस है, मनसबदारी व्यवस्था। तो वहीं पर अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा है मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम मतलब होता है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी इसको हम समझेंगे जब चैप्टर वाइज हम वीडियो प्रोवाइड आपको करवाएंगे। बेटल ऑफ खानवा। खानवा का जो युद्ध था, खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। दिन था आपका 16 मार्च का, और जो है आपका ईस्वी पड़ता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो 1526 में बाबर आया था। उसके बाद में उसके 1 साल बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। तो देखिए बाबर आया, बाबर ने क्या किया? पहले पानी पिया। पानी पिया मतलब कि क्या हुआ? पानीपत का युद्ध पहले लड़ा 1526 में। 27 में क्या हुआ? खाना खाया, मतलब कि खानवा का युद्ध हुआ। ठीक, तो खानवा को 27 में हुआ। इसी प्रकार से और भी कोई ट्रिक थी, हालांकि वो मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट जब हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें विस्तार से आपको बता देंगे खानवा का युद्ध क्या था। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा जो होता है कहीं ना कहीं पे पराजित हो जाता है। उसमें एक हाथ राणा सांगा के शायद कट भी जाते हैं। ठीक, इसको देखेंगे। और बाबर और राणा सांगा के बीच की जो ये खानवा का युद्ध है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें। ओके, चले आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्त, और हम बात कर लेते हैं मराठा जो है मराठाओं की। अब मुगल डायनेस्टी जब समाप्त हुई थी 1707 ईस्वी के आसपास, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मराठा साम्राज्य एक जो है नए फॉर्म में अपने आ रहा था। और जब मराठा साम्राज्य आया तो उसकी मिलिट्री सिस्टम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको पढ़ना होता है। मुगल डायनेस्टी और जो है मराठा मिलिट्री सिस्टम जो था, कहीं ना कहीं पे इन दोनों की जो मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री सिस्टम थी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। बस इसमें हमको पूरे युद्धों को के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ना है, बस युद्ध की नीतियों को, युद्ध में सैनिक व्यवस्था को किस प्रकार से सेना मंत्री मतलब सेनापतियों ने किस प्रकार से सेना को मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से क्या हुआ, बारूदों का प्रयोग हुआ, तोपों का प्रयोग हुआ, बंदूकें किस प्रकार से थी, किस किस प्रकार से कितनी दूरी पर कौन सी बंदूकें रखी जाती थी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, बड़ी ध्यान समझेंगे। आगे समझते हैं। तो मराठा मिलिट्री सिस्टम, इसमें एक गौरिल्ला कॉन्सेप्ट है, गौरिल्ला वार है। गौरिल्ला वार मराठाओं का शिवाजी के जो है जमाने का है। गौरिल्ला एक बंदर होते हैं, एक जो है छिप छिप करके, मतलब कि एक प्रकार से छुप करके, मतलब कम सैनिक हो और कम सैनिक छुप छुप करके बड़ी सैनिक को पराजित कर दें, तो ऐसे युद्ध को हम गौरिल्ला युद्ध कहते हैं, उसी को हम गौरिल्ला कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस गौरिल्ला कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों और भी मुद्दों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि चर्चा करना क्या चाहेंगे, चर्चा करना पड़ेगा। जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
पानीपत का थर्ड जो बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं पे जो है यह 1761 ईस्वी में दिन था 14 जनवरी का। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान सरदार था उसके बीच में होता है। एक मूवी भी आई थी पानीपत मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो शायद इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी होगी। यहाँ पर जो दिल्ली का शासक होता था वह भी आकर के मिल जाता है अहमद शाह अब्दाली से, और यहीं पर सदाशिवराव भाऊ की जो है हार होती है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वह अफगान का शासक है, अफगान से बुलाता है, मतलब अफगान से आता है और यहीं भारत का ही एक व्यक्ति बुलाता है। आप मूवी देखिएगा, उसमें जो है अर्जुन कपूर ने सदाशिवा राव भाऊ का किरदार निभाया है और संजय दत्त ने जो है जो अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया। बड़ी धांसू मूवी है, उसको देख लेंगे तो आपका जो ये मराठा डायनेस्टी सिस्टम में जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 1761 वाला, ये विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा और उनकी नीतियों के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यह मूवी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ योद्धा अकबर मूवी देखेंगे तो मुगल डायनेस्टी की जो मनसबदारी व्यवस्था है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो सकता है मिल जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका मराठा के बाद में आपका सिख समुदाय का जो उदय होता है। सिख जो है कहीं ना कहीं पे जो है सिख मिलिट्री सिस्टम कैसी थी, तो सिख मिलिट्री सिस्टम में बैटल ऑफ जो है आपका जो है सोबराइन, तो बैटल ऑफ जो है सोबराइन में हम देखेंगे सोबरे या फिर सोबराइन जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, यहाँ पर आप लिखा है 1846 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। 1846 ईस्वी में 9 फरवरी का दिन था, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। मध्य रात्रि का समय था, रात में ही अंग्रेजों ने चुपके से वार कर दिया था सिखों पर। उस समय की बात है, किसी दिन मैं इस पर विस्तार चर्चा करूंगा, किस प्रकार से छुप करके अगर वार किया जाता है तो किस प्रकार से सेना में खलबली मचती है, क्या होता है उसमें, सेना किसकी पराजित होती है किसकी विजयी होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे समझिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया। यूनिट 4 में इसके बाद में हम प्रवेश करेंगे और बड़े ही मज़े के साथ, बड़े ही आसानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मिलिट्री साइंस, या फिर जो है आप जब मिलिट्री साइंस या फिर आप सैन्य विज्ञान पढ़ रहे होते हैं और उसमें जब आधुनिक इंडिया आती है, आधुनिक भारत के बारे में आप चर्चा कर रहे होते हैं, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अधिक मात्रा में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, हालांकि प्राचीन से भी जो फर्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 4th, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। हालांकि यूनिट 3 और 4th जो है 2 से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अधिक मात्रा में वहाँ से भी आते हैं, लेकिन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं बात करूँ यूनिट्स, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 4th हैं। ओके, चलें नेक्स्ट देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखते हैं 4 पार्ट में आपका, मतलब 4 जो है चैप्टर्स हैं इसमें। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे आर्म्ड फोर्सेस अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र बल। तो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्हाट डू यू मीन ईस्ट इंडिया कंपनी? द ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इसका यह होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह इंग्लैंड के महारानी जो थी उनके द्वारा, इंग्लैंड में मान लेते हैं कोई से अपने यहाँ पर रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी भारत से कहे मोदी जी से परमिशन ले कि मोदी जी मुझको यूरोप में जाना है या फिर मुझको इंग्लैंड में जाना है और इंग्लैंड में मेरे को व्यापार करना है, इसके लिए आप प्रमाण पत्र दे दीजिए। तो यहाँ से मोदी जी प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए आप जाएंगे। तो इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह हर देश के लिए प्रमाण पत्र लेती थी वहाँ की महारानी से, और महारानी से पत्र ली। 15 साल के लिए जो है महारानी ने घोषणा पत्र किया कि आप जाइए, आप जो है पूर्वोत्तर के जो देश हैं वहाँ पर आप जो है व्यापार कर सकते हैं। एक व्यापारिक कंपनी भारत में आती है और वह व्यापारिक कंपनी किस तरीके से राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पे इसको भी आपको समझाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और यह मुद्दा मैं समझाने में
मैं आपको सक्षम हूँ और प्रयास भी करूँगा आपको समझाने के लिए और अच्छे तरीके से भी। हालांकि जब मैं वो चैप्टर समझूंगा तो उसमें विस्तार से समझेंगे किस प्रकार से एक जो है कंपनी आती है। मान रिलायंस कंपनी अभी जाए और इंग्लैंड में सारी चीज़ें करे और इंग्लैंड पर अपना राज करना प्रारंभ कर दे, वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित कर ले, तो कहीं ना कहीं पे यह एक राजनीतिक पक्ष हो गया। लेकिन गई किस मकसद से? व्यावसायिक पक्ष मकसद से गई थी, लेकिन क्या हो गया? राजनीतिक। तो व्यावसायिक से राजनीतिक कैसे हुआ, इस मुद्दे को विस्तार समझना पड़ेगा। क्या था कॉन्सेप्ट, व्हाट मतलब कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था, तो उस कॉन्सेप्ट को हमको चर्चा करनी है। ओके चले, तो मॉडर्न इंडिया आर्म्ड फोर्सेस, उस समय सशस्त्र बल कैसा था? उस समय भारत का सशस्त्र बल कैसा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से सशस्त्र बल पर अपना आधिपत्य जमाया, या फिर उस समय जो छोटे मोटे राजा इधर उधर राज किया करते थे उनकी सेनाएं या फिर उनकी व्यवस्था कैसी थी, उनके बारे में हमको मोटी मोटा जानकारी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में जब 1857 का समय आता है, 1600 जो है के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ब्रिटेन की, और उसके बाद में वह धीरे धीरे 1612 या 1614 या 15 ईस्वी तक पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित हो जाती है और वह राज करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है, वह एक एक प्रांतों को जीतना प्रारंभ कर देती है, और कहीं ना कहीं पे वह ऐसा समय आता है 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक काम कर रहे थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे मूवी आप देख लेंगे, उस मूवी में सारे के सारे मुद्दे को आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। जब तोप वहाँ पर बना करते थे, तोप में चर्बी वगैरह, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से जो है वहाँ पर बंदूकों में गोलियां जो दागी जा रही थी वो कहीं ना कहीं पे बनाई जा रही थी। तो उसी बात को लेकर के मंगल पांडे गुस्सा जाते हैं और उसी मुद्दे को लेकर के वह जो होता है उसको जाकर के गोली मारते हैं, और वहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात बात किसके बारे में होने लगती है मेरे प्यारे दोस्त? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि जो आपके 1857 की क्रांति के नाम से जानते वह होता है। तो 1857 की क्रांति के बारे में हमको विस्तार समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। तो इसके बारे में यहाँ पर किन चीज़ों का प्रयोग किया गया, सशस्त्र बल कहाँ कैसा था उस समय, उसके बारे में होता है। और यही 1857 का एक टर्निंग पॉइंट है अंग्रेज़ों के लिए। यही मुद्दा उन्होंने देखा और इस मुद्दे को देखने के बाद में यह जो है असफल कहीं ना कहीं पे रहा, क्योंकि भारत का एकीकरण नहीं था, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं थी, और कहीं ना कहीं पे एक अगुआ के बिना कहा नहीं जाता कि जो है 900 जुलाही डूब के मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वही हुआ कि कोई कमान संभालने वाला नहीं था, और कमान ना संभालने की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में जो अपनी जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो बहुत सारे कृत्य किए गए, बहुत सारे कार्य किए गए लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, वह असफल रह जाते हैं। और यहीं से जो महारानी होती हैं इंग्लैंड की, वहीं से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात क्राउन का शासन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ताज कौन, जो महारानी वहाँ पर बैठी है इंग्लैंड की, वह शासन सीधे रूप से कंपनी के हाथों से छीन लेती हैं और कहीं ना कहीं पे वह खुद संभालने लगती हैं सारा का सारा बागडोर। तो भारत अब किसके कब्जे में आ गया? इंग्लैंड के कब्जे में आ गया प्रत्यक्ष रूप से। अब इंडिया की जो इंग्लैंड की महारानी है वह भारत पर नियंत्रण करती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए द क्राउन आर्म्ड फोर्सेस अर्थात सशस्त्र बल अब कब कैसे हो जाते हैं, जब इंडिया की सत्ता को महारानी इंग्लैंड की संभाल रही होती हैं। तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। द लास्ट चैप्टर आपका होता है प्रेसिडेंसी आर्मीज़, मतलब प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति जो होता है उसकी आर्मीज़ कैसे, राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का जो है क्या होता है, अध्यक्ष होता है। थल, जल और वायु सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय है, यह तीनों सेनाओं के कौन है? सेनापति हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो इनसे भी आपके ऑब्जेक्ट टाइम में प्रश्न इस समय पूछा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उसके बारे में हमको जो है इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अर्थात भारत जो फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र बल है, उनका भारतीयकरण कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे प्रेसिडेंसी आर्मीज़ मतलब जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्मीज़ हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसके बारे में। और साथ ही साथ जो है भारतीयकरण कैसे हुआ आर्म्ड फोर्सेस का, मतलब कि सशस्त्र बलों का। ओके, आर्म्ड फोर्सेस मतलब होता है सशस्त्र बल। ओके, तो इसी के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, पूरा का पूरा सिलेबस मुझे लगता है आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में और जानेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या है, यानी पेपर 2 का आपके नाम क्या है, इवोल्यूशन ऑफ
आर्ममेंट एंड वेस्टर्न, इसको हिंदी में मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं सशस्त्रों का मूल्यांकन एवं पाश्चात्य युद्ध कला। अब इसके बारे में हम जो ब्रिटेन वगैरह की युद्ध कला है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम विस्तार समझेंगे। चलें तो उसकी वीडियोज़ का इंतजार करिए आप लोग। चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बड़ी आसानी से आप देख लें। चलिए फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, चलिए एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, यह वीडियो जो है 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2022 के लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि सिलेबस 2022 में आपका चेंज नहीं होगा, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यह वीडियो 2021 मतलब 2022 इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट आपका होगा। तो बिल्कुल यह सोच करके इसको नहीं पढ़ना कि 2022 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। चलें फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें।